हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बात कर रहा हूं भागलपुर से। तो मैं होप करता हूं कि इससे पहली वाली जो मेरी वीडियो थी, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था आपका क्रोमोसोम्स का, जिसमें हम लोगों ने क्रोमोसोम्स के बारे में बात किया था और साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने क्रोमैटिन मटेरियल किन दो चीजों से मिलकर बना है, यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो खैर, आज उसी चैप्टर का, हमारा बायोलॉजी का उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट यहाँ मैं बनाने वाला हूं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। साथ ही साथ हम लोग जीन्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में कि जीन्स एक्चुअल में है क्या, और उसी के साथ साथ हम लोग सेल साइकिल के सबसे पहले फेज यानी कि रेस्टिंग फेज, जिस वक्त वो रेस्ट करता है, इंटरफेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की जितनी भी फ्री एजुकेशनल वीडियोस मैं आप लोग के लिए यहाँ पर अपलोड करूं तो वो उस चीज का आप मजा ले पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फ्री एजुकेशन का फायदा हो सके। तो चलिए खैर, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, लेट्स गो। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। क्रोमोसोम्स क्या होता है इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को उसी दिन पढ़ा दिया है, इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखिएगा जाके। अब हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इससे कैसे सवाल आएगा एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के दौरान। अब देखिए बच्चों, यहां पर हर क्रोमोसोम जो होता है अपने कंडेंस्ड फॉर्म में एज विजिबल, मतलब वो कंडेंस्ड फॉर्म में जो है वो विजिबल होता है ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन। मतलब जिस वक्त सेल डिवीजन आपका स्टार्ट होने वाला होता है या स्टार्ट होता है, उस वक्त जो है क्रोमोसोम अपने कंडेंस्ड फॉर्म में विजिबल होता है, वो नजर आता है, दिखाई देता है। किस तरह का दिखता है? इस तरह का दिखता है। मतलब एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, आपको जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे सेल को, तो आपको सेल के अंदर एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन आपको इस तरीके का ये क्रोमोसोम देखने को, ये इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसमें यहां पे ऐसा 23 पेयर्स होता है, यहां पे मैंने 2 ही पेयर बनाया है जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, आप लोगों को समझाने के लिए। तो क्रोमोसोम आपका एट द स्टार्ट ऑफ व्हाट? एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के स्टार्टअप में आपको क्रोमोसोम जो है वो इस तरह का देखने को यहां पे मिलेगा। अब यहां पर मैं आप लोगों को 2 चीज बता दूं बच्चों, कि ये जो क्रोमोसोम है ये आपका, इसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स पाया जाता है विच इज जॉइंट एट सम पॉइंट अलोंग द लेंथ। यहां पर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स पाया जाता है इस पूरे क्रोमोसोम में, एक ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड, एक ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड और दूसरा वाला ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब एक ये, this one is first sister chromatid and this one is the second sister chromatid। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं यहां पे? सिस्टर क्रोमैटिड। और इसको भी हम लोग यहां पर क्या कहते हैं? इस दोनों को हम लोग मिलाकर कहते हैं कि ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ये दोनों मिलकर क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ये एक सिस्टर, ये दूसरी सिस्टर। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि इसका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला जो सिस्टर क्रोमैटिड है, इट इज अटैच्ड एट सम पॉइंट अलोंग द लेंथ। ये इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल अटैच है, तो इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को व्हाट डू वी कॉल इट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां पर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच रहता है बच्चों, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी याद कर लीजिए। ठीक है, इस दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को सेंट्रोमेयर कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए, आपको ये जो सेंट्रोमेयर है, इट अपीयर्स एज अ स्मॉल कंस्ट्रिक्टेड रीजन। ये छोटा सा कंस्ट्रिक्टेड रीजन के तौर पे दिखेगा। ये जो सेंट्रोमेयर है ये आपको स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन के तौर पे दिखेगा। याद रखिएगा, ये भी सवाल क्वेश्चन में रह सकता है। स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन वेयर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड, द आंसर विल बी सेंट्रोमेयर। अब देखिए बच्चों, हर क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर होता है, इट इज लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर साइट।
फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक और क्रोमोसोम यहां पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बना दूं, ये तो ये जिस पॉइंट पे अटैच है इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, अगेन इट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर. स्मॉल constricted region where 2 sister chromatids are attached, the answer will be centromere. अब देखिए ये जो सेंट्रोमेयर है इसका काम क्या होता है, अगर बोल दे सवाल कि ये जो सेंट्रोमेयर है जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, राइट इट्स फंक्शन. ये जो सेंट्रोमेयर है इसका फंक्शन क्या होता है, अगर ये पूछ दे तो क्या लिखिएगा, 1 मार्क्स का ये सवाल है, 1 मार्क्स का सवाल है. सो सेंट्रोमेयर ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है भैया इसका फंक्शन क्या है, एक तो ये दोनों डॉटर क्रोमैटिड्स को, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को अटैच करता है, ये पहला फंक्शन. ये पहला फंक्शन अटैचेस टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को अटैच करता है. और दूसरा फंक्शन इसका बच्चों ये है कि इट सर्व्स टू अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, इट सर्व्स टू अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के दौरान ये इन क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर से अटैच करता है. ये इन क्रोमोसोम्स को, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है सेंट्रोमेयर, ये इन क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर से अटैच करता है. तो आंसर विल बी, इसका दूसरा फंक्शन क्या होगा, अटैचेस क्रोमोसोम्स टू द स्पिंडल फाइबर्स. ये स्पिंडल फाइबर्स जो है एक्चुअल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, डार्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. तो इस तरह का वो दिखता है, इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह का होता है. अब इसमें जो है क्रोमोसोम इस तरीके से अटैच रहता है, इन स्पिंडल फाइबर में क्रोमोसोम इस तरह से अटैच रहता है, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे इस तरह से अटैच रहता है, ठीक है, इन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे इस तरह से अटैच रहता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे. तो एक्चुअल में इसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की वजह से पॉसिबल है कि ये सारा क्रोमोसोम्स जो है इन स्पिंडल फाइबर से अटैच है. अगर ये सेंट्रोमेयर नहीं होता तो ये सारा क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच नहीं हो पाता सेल डिवीजन के दौरान. तो ये दोनों इसका फंक्शन है, इस दोनों में से आप जो याद करिए. अब देखिए बच्चों यहां पर क्या है ना कि जैसे ही स्पिंडल फाइबर जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहां पे मैं बना के अच्छे से दिखा देता हूं, इसे मिटा, सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है. अब यहां पर क्या है ना, ये हम लोग बना लेते हैं इस तरह से स्पिंडल फाइबर, ठीक है. अब यहां पर बना लेते हैं क्रोमोसोम इस तरह से, क्रोमोसोम, ये हो गया क्रोमोसोम. अब होता क्या है, जैसे ही यहां पर जो है स्पिंडल फाइबर जो है यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है दे आर सेपरेटेड एट द सेंट्रोमेयर. जैसे ये स्पिंडल फाइबर जो है सिकुड़ता है, जैसे ये जो स्पिंडल फाइबर है ये सिकुड़ता है, तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये सेपरेट हो जाता है. सेपरेट कैसे हो जाता है, ये जैसे यहां पे जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा ना, ये जैसे सिकुड़ेगा स्पिंडल फाइबर तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स इस तरफ आ जाएगा और बाकी का दूसरा हिस्सा जो है वो इस तरफ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है. ये जैसे ही सिकुड़ेगा, स्पिंडल फाइबर जैसे सिकुड़ेगा तो स्पिंडल, ये सिस्टर क्रोमैटिड जो है एक तरफ का इस तरफ आ जाएगा और दूसरे तरफ का जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो दूसरी तरफ चला जाएगा. ये चीज याद रखिएगा. ईच सिस्टर क्रोमैटिड इज पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है, ऑफ द डिवाइडिंग सेल. अब देखिए जब सेल डिवीजन आपका कंप्लीट हो जाता है, मैंने कहा कि ये सब सेल डिवीजन के दौरान हो रहा है, जैसे ही स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो ईच सिस्टर क्रोमैटिड्स इज पुल्ड अवे, ठीक है, एंड ऑक्यूपाई द ऑपोजिट पोल्स. तो यहां पर आप देखिए ये जो है ये ऑपोजिट पोल्स ऑक्यूपाई कर ले रहा है. दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स को ऑक्यूपाई कर ले रहा है, ऑक्यूपाइज ऑपोजिट पोल्स दोनों तरफ का ड्यूरिंग सेल डिवीजन. अब देखिए जब सेल डिवीजन आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है तो क्रोमैटिड्स को, जिसको हम लोग अब कह रहे हैं क्रोमोसोम्स, ये डीकंडेंस हो जाता है एंड रिवर्ट्स टू द वेरी लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स. यहां पे हम लोग बात कर लें कि ये जो क्रोमैटिड्स है आपका सेल डिवीजन के कंप्लीशन के बाद, ये जो क्रोमैटिड्स है आपका, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, अब सेल डिवीजन के आखिरी में हम लोग इसको क्रोमोसोम कहेंगे, ये डीकंडेंस हो जाएगा सेल डिवीजन के बाद. अब देखिए इसे मिटा लेते हैं. आफ्टर सेल डिवीजन, आफ्टर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बाद क्या होता है बच्चों, यहां पे कि ये जो क्रोमोसोम है ये डीकंडेंस हो जाता है. ये जो क्रोमोसोम है आपका ये क्या हो जाता है,
ये आपका डीकंडेंस हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, डीकंडेंस हो जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन। और ये डीकंडेंस होकर रिवर्ट हो जाता है वेरी लॉन्ग एंड थिन क्रोमैटिन फाइबर्स में। ये चेंज हो जाता है इस तरह के स्ट्रक्चर में, या इसे आप इस तरह का उलझा भी, इस कंडेंस फॉर्म में अगर मैं बना दूं, इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, तो ये आपका इस तरह के वेरी लॉन्ग, या इस तरह से उलझा के बना देता हूं इस तरह से, वेरी लॉन्ग एंड थिन क्रोमैटिन थ्रेड्स या क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर में ये चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ये जो क्रोमोसोम है ये डीकंडेंस करता है एंड रिवर्ट मतलब जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में वापस आ गया। किस फॉर्म में था, ये इस फॉर्म में था पहले भी एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन इंटरफेज में, और अब वापस से ये इस फॉर्म में जैसा इंटरफेज में था उसी फॉर्म में आ गया वापस, यानी वेरी लॉन्ग एंड थिन क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में ये वापस से क्रोमोसोम आ गया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन। ये बात समझ में आ गई। अगर सवाल कर देगा कि सेल डिवीजन के कंप्लीशन के बाद क्या क्रोमोसोम किस चीज में चेंज हो जाता है, तो वो डीकंडेंस होके रिवर्ट हो जाता है वेरी लॉन्ग एंड थिन क्रोमैटिन फाइबर्स, वेरी लॉन्ग एंड थिन क्रोमैटिन फाइबर्स, थिन डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर में ये चेंज हो जाता है। इससे ही बना था ना, तो अब वापस ये ऐसा ही बन गया। अब देखिए हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर ज्यादा क्रोमैटिन फाइबर्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, अब देखिए एक वर्टिकल हाफ जो होता है आपका डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को, उस एक वर्टिकल हाफ को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, और टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स जो है दैट आर जॉइंड बाय अ सेंट्रोमेयर आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो आपका दो है, ये एक और ये दूसरा, ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस दोनों को, ये एक हिस्सा ये दूसरा हिस्सा, ठीक है, इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस दोनों को हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। दिस विल बी द आंसर, ये चीज याद रखिएगा। और ये जिस पॉइंट पे अटैच रहता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमेयर, जो पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब देखिए सेंट्रोमेयर का फंक्शन क्या है, ये भी मैंने बता दिया कि इट सर्व्स टू अटैच क्रोमोसोम विद स्पिंडल फाइबर्स। दूसरी बात, ये डिटैच करने में हेल्प करता है सिस्टर क्रोमैटिड्स को ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ये आपका सेंट्रोमेयर, ये आपका सेंट्रोमेयर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब ये जो सेंट्रोमेयर है ये एनाफेज स्टेज में, एनाफेज स्टेज में, सेल डिवीजन का ये एक स्टेज है, थर्ड स्टेज है, ये एनाफेज में क्या करता है, इस सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग होने में, फॉर एग्जांपल ये वाला पोल एक्वायर कर लिया और ये ऑपोजिट पोल एक्वायर कर लिया, तो ये ऑपोजिट पोल्स को एक्वायर करने में कौन हेल्प कर रहा है भैया, सेंट्रोमेयर हेल्प कर रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसका दूसरा एक और फंक्शन मैं यहां पे लिख देता हूं, इट हेल्प्स टू डिटैच द सिस्टर क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग एनाफेज, हेल्प्स टू डिटैच, अलग करने में, सिस्टर क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग एनाफेज। तो ये सेंट्रोमेयर का फंक्शन है, ये चीज याद रखिएगा, सेंट्रोमेयर का फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में जीन्स क्या होता है, ताकि हम लोग आगे के चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकें। सो वी शुड बी हैविंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीन्स। व्हाट इज जीन्स एक्चुअली, सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर जीन्स। जीन्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, नहीं तो आगे का चैप्टर आप लोग समझ ही नहीं सकेंगे। देखिए जीन्स के बारे में आप लोगों को बता दो बच्चों कि जीन्स एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। जीन्स क्या होता है आपका, स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स में क्या आता है आपका, ये न्यूक्लियोटाइड्स में मैंने आप लोगों को तीन चीज बताई थी, फॉस्फेट था, शुगर था
और एक था आपका नाइट्रोजीनियस बेस। क्या था? नाइट्रोजीनियस बेसिस। और उन बेसिस में आपका 4 था, जिसमें एक एडेनाइन था, दूसरा ग्वानाइन था, ग्वानाइन, तीसरा आपका साइटोसाइन था, और चौथा आपका थायमाइन था। ये 4 नाइट्रोजीनियस बेस में आप लोगों को ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अब देखिए ये जीन्स क्या है, ये आपका स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो एक ऑर्डरली पैटर्न में अरेंज्ड है, सीक्वेंशियली अरेंज्ड है। तो जीन्स क्या आपका ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड्स का। और न्यूक्लियोटाइड्स आपका 3 चीज से बना होता है, फॉस्फेट से, शुगर यानी पेंटोज, और तीसरा वाला आपका इन 4 नाइट्रोजीनियस बेस से। ये 3 चीजों से आपका न्यूक्लियोटाइड जो है वो बना हुआ है, ये चीज याद कर लीजिए अभी के अभी, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस। तो जीन्स कुछ नहीं है बल्कि स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो आपका इनकोड करता है पर्टिकुलर प्रोटीन। अब देखिए ये न्यूक्लियोटाइड्स किस पे पाया जाता है? क्रोमोसोम्स पे। किस पे पाया जाता है? इन क्रोमोसोम्स पे ही तो पाया जाता है, इन क्रोमोसोम्स पे ही तो पाया जाता है ये आपका तीनों का तीनों न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस। तो जीन्स क्या है? ये आपका स्पेसिफिक सीक्वेंस है आपका न्यूक्लियोटाइड्स का ऑन क्रोमोसोम्स जो इनकोड करता है पर्टिकुलर प्रोटीन। ये जीन्स क्या इनकोड करता है? अब इसी में जोड़ देते हैं, दैट इनकोड्स पर्टिकुलर प्रोटीन। ये पर्टिकुलर प्रोटीन इनकोड करता है, ये चीज याद रखिएगा। ये जो जीन्स है आपका, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का जो कि क्रोमोसोम के ऊपर होता है, और ये इनकोड करता है पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम पर्टिकुलर फीचर ऑफ द बॉडी, which is expressed in the form of particular feature of body, in the form of particular feature of body. फॉर एग्जाम्पल कोई फीचर ले लेते हैं, जैसे कि टॉल, तो ये आपका जीन्स में होता है, टॉल जीन्स। जैसे कि ब्लू आइज, तो इस तरह का कोई भी पर्टिकुलर फीचर जो होता है बॉडी का, वो एक्चुअल में कौन इनकोड करता है? जीन्स इनकोड करता है पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये इनकोड करता है पर्टिकुलर प्रोटीन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर फीचर ऑफ द बॉडी। तो आई होप कि आपको जीन्स अच्छी तरीके से यहाँ पे बच्चों समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। अब देखिए एक सवाल आप लोग से पूछ सकता है जीन्स के बारे में कि दीज आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। जैसे हर चीज का एक यूनिट होता है, किसी चीज का ऐसा यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है, स्टॉप। उसी तरीके से यहां पर जो हेरिडिटी का यूनिट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी को क्या कहते हैं हम लोग? जीन्स। जो हम लोग को जनरेशन टू जनरेशन ये चीज आपका ट्रांसफर होता है, ठीक है। जीन्स आपका जनरेशन टू जनरेशन, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, इस तरह से ये जनरेशन टू जनरेशन जो ये जेनेटिक ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये आपका ट्रांसफर होता है, चीज याद रखिएगा। तो मैं बता दूं कि ये यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एंड दिस इज ओनली एंड इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। कहते हैं ना कि अगर कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एथलेटिक बॉडी स्ट्रक्चर है, या फिर किसी का ब्लू आइज है, या किसी का ब्राउन आइज है, या फिर किसी का बहुत घना बाल है, तो ये सारा एक्चुअल में किस वजह से पॉसिबल है? ये सारा जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो जीन्स के थ्रू होता है, ये चीज याद रखिएगा हमेशा। तो ये जो जीन्स है यही रिस्पॉन्सिबल होता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, टॉल, ब्राउन आइज, ब्लू आइज, डार्क हेयर कलर, इस तरह की चीज के लिए। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इसे मिटा देता हूं। ये आपका यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी है, ये आपका यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी है विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है, चीज याद रखिएगा। विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग
एंड आर रिस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, और यही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब बच्चे के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आया है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे की आईज जो है वो क्या है? बच्चे की आईज जो है वो ब्लू है, तो इसका मतलब यह है कि उसके पिता, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे की जो ब्लू आईज है वो जीन्स के ट्रांसफर होने की वजह से उसको मिली है, जो उसके पिता के या माता के जीन्स के ट्रांसफर होने की वजह से उसको मिली है यहाँ पे। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, ये सवाल पूछ सकता है दीज आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, तो आंसर विल बी जीन्स। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं कुछ सवाल यहाँ पे आप लोगों से करा देता हूं यहाँ पे कुछ सवाल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसे हम लोग पहले मिटा लेते हैं। तो यहां पे मैं आप लोगों को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स का इंपॉर्टेंट सवाल करा देता हूं। अब सबसे पहला सवाल यहां पे ये है बच्चों कि क्रोमैटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड, सवाल यह है कि क्रोमैटिन फाइबर जो है, क्रोमैटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड, क्रोमैटिन फाइबर डीएनए से बना है और किस चीज से बना है? तो मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ाया था कि क्रोमैटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स, हिस्टोन प्रोटीन, तो यहां पे लिख दीजिएगा हिस्टोन्स। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स, हिस्टोन जो है इट इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन। दूसरा सवाल आपसे यह है कि टू सिस्टर क्रोमैटिड जो है ये एक दूसरे से अटैच कहां पे होता है? यह जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, अभी अभी मैंने ये सवाल आप लोगों को कराया है कि टू सिस्टर क्रोमैटिड्स is attached at, किस पॉइंट पे अटैच होता है? सो द आंसर विल बी सेंट्रोमेयर, आंसर विल बी सेंट्रोमेयर। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल क्या है बच्चों यहाँ पे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो इसका आंसर होगा रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। अगला सवाल मैं आपको करा दूं कि 3 कंपोनेंट्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स का क्या है? इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है कि 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन सा है? तो सबसे पहला जो इसमें था वो था आपका फॉस्फेट, दूसरा जो था वो था आपका शुगर जो कि पेंटोज था, और लास्ट वाला जो आपका था वो था आपका फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस। क्या था? नाइट्रोजीनियस बेसिस। तो ये तीनों कंपोनेंट है आपका न्यूक्लियोटाइड्स का। याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स का पहला फॉस्फेट, दूसरा शुगर पेंटोज और तीसरा आपका नाइट्रोजीनियस बेसिस। तो यहां पे हम लोगों ने 4 सवाल किया। अगला सवाल क्या है यहाँ पे कि डीएनए स्ट्रैंड जो होता है वो लपटा रहता है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टेमर, फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड, मतलब डीएनए प्लस हिस्टोन को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब यहां पर सवाल ये हो रहा है डीएनए प्लस हिस्टोन नहीं, यहां पर बेसिकली मैं बता दूं कि डीएनए स्ट्रैंड वॉन्ड्स अराउंड द हिस्टोन ऑक्टेमर। ये जो आपका डीएनए स्ट्रैंड होता है ना, ये इस तरह का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये यहां पर हिस्टोन के चारों तरफ इस तरीके से लिपटा रहता है। मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं। इस तरीके से यहां पे हिस्टोन प्रोटीन होता है, 8 प्रोटीन होता है ऑक्टेमर, और इसके चारों तरफ ये इस तरह से लिपटा रहता है। तो इस तरह के एक कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? सो द आंसर विल बी आपका न्यूक्लियोसोम। इस तरह के एक कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? जो डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के, मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ इस तरह से लिपटा रहता है, इस एक कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं
न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स। और आपका आखिरी सवाल यहां पे यह है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स का ऑन अ क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट। अभी ये सवाल मैंने आप लोगों को कराया कि न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन न्यूक्लियोटाइड्स, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। ये अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इसका आंसर होगा आपका जीन्स। तो यहां पे मैंने आप लोगों को 6 सवाल कराया बच्चों। पहला का आंसर हिस्टोन है, दूसरे का आंसर सेंट्रोमेयर है, तीसरे का रोजलिंड फ्रैंकलिन है, चौथे का फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस है, पांचवे का न्यूक्लियोसोम है और आखिरी वाले का आंसर आपका जीन्स है। तो आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर याद हो गया है तो कोई बात नहीं है, इसे मिटा लेते हैं। आगे हम लोग समझते हैं अब कि न्यू सेल्स की जरूरत हम लोग के बॉडी को क्यों है। लेट्स स्टार्ट। नीड फॉर न्यू सेल्स, भला हम लोगों के बॉडी को नए सेल्स की जरूरत यहां पे क्यों? तो सबसे पहला कारण इसका है फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए। अब देखिए इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन याद आपको बस इतना ही रखना है पहले पॉइंट में कि ग्रोथ के लिए हम लोग के बॉडी को न्यू सेल्स की जरूरत है। इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखिए ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो अपना लाइफ जो है एज अ सिंगल सेल स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट। मतलब ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो लाइफ है वो एज अ सिंगल सेल ही स्टार्ट होता है, एज अ सिंगल सेल ही लाइफ स्टार्ट होता है। और इसको एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं? इस सिंगल सेल को यानी कि फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखिए ये जो सेल होता है बच्चों, ये जो सिंगल सेल है ये रिपीटेडली डिवाइड होता है टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल। मतलब ये एक से कितना बन जाएगा? एक से ये बन जाएगा आपका डिवाइड होके 2। ठीक है, फिर ये डिवाइड होगा, ये भी बन जाएगा 1 से 2, फिर ये डिवाइड होगा, ये भी बन जाएगा 1 से 2। उसी तरह से ये कारवां आपका चलता रहेगा, सो ऑन। फिर ये डिवाइड होते 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 क्या बन जाएगा आपका? क्लस्टर ऑफ सेल, मतलब बहुत सारे सेलों का गुच्छा। ठीक है, ये डिवाइड होते होते क्या बन जाएगा आपका? क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। एंड इट स्टार्ट शेपिंग फॉर डिफरेंट फंक्शन। और फिर ये जो सेल है, ये सेल जब बहुत ज्यादा डिवाइड होने लगेगा और क्लस्टर ऑफ सेल बना लेगा, गुच्छा बना देगा बहुत सारे सेल का, तो फिर उसके बाद क्या होगा? इट विल स्टार्ट टेकिंग शेप्स फॉर डिफरेंट फंक्शन। फिर इसका शेप बदलने लगेगा, अलग अलग शेप का ये होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो उसका बाइकनकेव शेप होता है, इस तरीके का, डिस्क लाइक, रेड ब्लड सेल का। और अगर मैं नर्व सेल की बात करूं तो नर्व सेल जो है वो आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ दिखता है और इसमें डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स, ठीक है, और फिर ये एक्सन होता है और इसमें फिर बल्ब लाइक एंडिंग होता है इस तरह से। ठीक है, और ये माइलिन शीथ। तो मतलब नर्व सेल आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग सेल बॉडी कहते हैं या साइटन। तो मतलब ये जो सेल है, जब क्लस्टर ऑफ सेल्स में ये चेंज हो जाएगा, जब बहुत सारे सेल का ये क्लस्टर बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, देन व्हाट विल हैपन? इट विल स्टार्ट टेकिंग डिफरेंट शेप्स फॉर डिफरेंट फंक्शन। मतलब ये अलग अलग शेप लेने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका अपना शेप है आरबीसी का, हालांकि ये जो नर्व सेल है इसका अपना शेप है, नर्व सेल्स का अपना अलग शेप है। उसी तरह से ये जो अलग अलग शेप होगा इसका डिफरेंट फंक्शन होगा। मतलब इसकी अगर मैं बात करूं और इसकी मैं बात करूं तो ये दोनों का जो फंक्शन होगा इसके शेप के मुताबिक क्या होगा? डिफरेंट फंक्शंस, दे विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। ये चीज याद रखिएगा, शेप अलग है तो फंक्शन भी क्या होगा आपका? फंक्शन भी आपका डिफरेंट होगा। आई होप यहां तक बात समझ में आई। इस वजह से सेल डिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके ग्रोथ के लिए। तो यहां पे पहला कारण आप लोगों को समझ में आ गया, नीड फॉर न्यू सेल्स। आंसर भी सबसे फर्स्ट आंसर क्या होगा? फॉर ग्रोथ। दूसरी बात हम लोग यहां समझ लेते हैं, फॉर रिप्लेसमेंट। इसको मिटा लेते हैं, फॉर रिप्लेसमेंट, नीड फॉर न्यू सेल्स। पहला था फॉर ग्रोथ, दूसरा है फॉर रिप्लेसमेंट। अब देखिए इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि हमेशा जो है सेल्स जो होता है उसमें कभी ना कभी चोट घाट तो लगता ही रहता है। तो बॉडी में वेयर एंड टेयर होता रहता है। क्या होता रहता है? वेयर एंड टेयर। ठीक है, टूटता फटता रहता है, चोट घाट लगता रहता है, सेल डैमेज होता रहता है। तो देयर इज ऑलवेज अ वेयर एंड टेयर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। जो हम लोग डेली लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, कहीं बाहर गए, दौड़ लिया, धूप लिया, एक्सरसाइज कर लिया,
तो उसमें सेल्स का क्या होता है, उसमें सेल्स का वेयर एंड टेयर होता है, वो टूटता है। फॉर एग्जाम्पल 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो है हम लोग के बॉडी में आर डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड। कितना भैया? 2 मिलियन। 2 मिलियन आरबीसी। 2 मिलियन आरबीसी जो है वो हर सेकेंड डिस्ट्रॉय होता है। क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी सेकेंड, हर सेकेंड जो है आपका कितना आरबीसी बॉडी में डिस्ट्रॉय हो रहा है भैया? 2 मिलियन आरबीसी। तो हमेशा सेल्स का जो है वो वेयर एंड टेयर होता रहता है नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज के वक्त। अब देखिए ये जो डिस्ट्रॉय होता है 2 मिलियन आरबीसी, तो इसकी जगह कोई नया सेल तो लेगा ना। अगर डिस्ट्रॉय होता रहेगा तो बॉडी से सारा आरबीसी खत्म हो जाएगा। तो फिर आरबीसी का काम कौन करेगा? आरबीसी के बहुत सारे काम हैं, तो आरबीसी का फिर काम नहीं हो सकेगा। तो इस वजह से ये जो सेल आपका डिस्ट्रॉय होता है 2 मिलियन हर सेकेंड, तो उसी हिसाब से आपका बॉडी में सेल बनता भी है। मैंने कहा ना नीड फॉर न्यू सेल्स की जरूरत क्यों है। तो ये जो पुराना सेल है ये रिप्लेस हो जाता है बाय न्यू सेल्स फॉर्म थ्रू डिवीजन ऑफ देयर पेरेंट सेल। मतलब पेरेंट सेल का ये तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन बाकी जो सेल जिंदा है उनका डिवीजन तो चालू है। इतना मर गया, लेकिन इसके अलावा और भी तो आरबीसी बॉडी में है, तो उन आरबीसीज का डिवीजन जो है, उन आरबीसीज का डिवीजन चलता रहता है। ठीक है, उन आरबीसीज का डिवीजन चलता रहता है। आप बोलेंगे आपकी सर आपने तो बताया था कि आरबीसी बाय कनकेव डिस्क है, तो यहां पर आप गोल गोल क्यों बना रहे हैं? ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं कि उन सेल्स का डिवीजन चलता रहता है। भले ही ये 2 मिलियन हर सेकंड डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो अगर 2 मिलियन डिस्ट्रॉय हो रहा है तो मिलियंस बन भी तो रहा है दूसरी तरफ पेरेंट सेल से। प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो ओल्ड और ड्राइड लीव्स जो होता है फॉल ऑफ कर जाता है एंड द न्यू वंस ग्रो आउट। प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो पुराना पत्ता जो है, ओल्ड लीव्स जो है वो गिर जाता है, वो इट फॉल्स ऑफ। ठीक है, और न्यू लीव्स जो है वो आपका यहां पर निकल जाता है, न्यू लीव्स आर ग्रोन। तो यहां पर दूसरा कारण था आपका नीड फॉर न्यू सेल्स का, दैट इज फॉर रिप्लेसमेंट। उसकी जगह ले सके दूसरा सेल्स, जो मर गया है उसकी जगह दूसरा ले सके। तीसरी बात यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं फॉर रिपेयर। इसे मिटा लेते हैं। अब देखिए तीसरा नीड क्या है नए सेल्स के लिए? फॉर रिपेयर। फॉर रिपेयर तीसरा नीड क्या है? सेल्स नीड फॉर न्यू सेल्स के लिए तीसरा जो जरूरत है वो क्या है? फॉर रिपेयर। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ द टिश्यूज ऑफ द बॉडी में जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता है, सेल्स डिस्ट्रॉय होता है हर सेकंड हर मिनट इतना सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक्सीडेंटल इंजरी भी तो हो सकता है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं गया दौड़ने के लिए, मैं दौड़ा, तो उस वक्त जो है वो तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर हो रहा है सेल्स का, सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, फिर नया बन रहा है पेरेंट सेल से। लेकिन इसके अलावा डैमेज भी तो हो सकता है ना बॉडी में, इंजरी भी तो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जो है वो रोड पे चल के जा रहा था, एक बंदा जो है वो रोड पे आपका चल के जा रहा था, यहां जाके गिर गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके ठियोने में जो है वो क्या लग गया, इसके नी में इंजरी हो गया यहाँ पर, और ये बंदा यहाँ पे इंजोर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? इंजोर्ड हो गया। तो यहां पर एक्सीडेंटल इंजरी भी हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वेयर एंड टेयर एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब इसकी वजह से क्या होगा? स्किन में कोई कट लग जाए या फ्रैक्चर हो जाए एक्सीडेंट की वजह से, उसकी वजह से क्या होगा? यहां पे इंजरी होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया का, फॉर एग्जांपल नी में डैमेज हुआ है तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो सेल है, उस पर्टिकुलर एरिया का जो टिश्यूज है, टिश्यूज तो सेल्स से मिलकर बना है, ग्रुप ऑफ सेल्स से। तो यहां पर अगर इस एरिया का जो है सेल्स, इस एरिया का टिश्यूज जो डैमेज हुआ है, तो उसका भी तो आपका रिपेयर जरूरी है ना। तो वो रिपेयर आपका कैसे होगा? वो रिपेयर एक्चुअल में होगा थ्रू द सेल्स विच डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एरिया में ये आपका लेग्स है, ठीक है, ये आपका लेग मैंने बना दिया, ये लेग है, और इस पर्टिकुलर एरिया में जो है आपका इंजरी हो गया, इस पर्टिकुलर एरिया में आपका इंजरी हो गया, चोट लग गया, और यहाँ का स्किन जो है वो झड़ के बाहर आ गया। ठीक है, ये झड़ के यहाँ पे गिर गया, बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर अगर जो सेल है आपका, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग, और डिवाइड करते करते क्या कर देगा? वो इस एरिया को पूरा भर देगा। तो फिर ये पहले के जैसा क्या हो जाएगा? बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिपेयर। न्यू सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिपेयर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देन इट विल कवर द गैप्स एंड इट विल जॉइन द ब्रोकन एंड्स। वो गैप को कवर कर देगा। देखिए ये फिर पहले के जैसा इसका पैर हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला नीड फॉर न्यू सेल्स हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे, विच इज फॉर रिप्रोडक्शन। अब देखिए रिप्रोडक्शन में
नए सेल्स की क्या जरूरत है, इसको समझ लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं। लास्ट वाला जो है नीड आपका फॉर न्यू सेल्स, नीड फॉर न्यू सेल्स क्या है, वो है फॉर रिप्रोडक्शन। हम लोग जो रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें नए सेल्स की क्या जरूरत है, समझा देता हूं मैं ये चीज आप लोग को अच्छे से। अब देखिए बच्चों, रिप्रोडक्शन जो होता है, तो रिप्रोडक्शन होता है थ्रू द एक्टिविटी ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। वो डिवाइडिंग सेल्स की एक्टिविटी की वजह से होता है। ये सेल डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर ये सेल आपका डिवाइड कर दिया, तो रिप्रोडक्शन भी जो होता है ना वो आपका, वो इसी एक्टिविटी की वजह से पॉसिबल है। मतलब डिवीजन ऑफ सेल की वजह से ही आपका रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। ये चीज याद रखिएगा, पूछ सकता है ट्रू एंड फॉल्स में। इज इट नेसेसरी दैट सेल शुड डिवाइड फॉर रिप्रोडक्शन? यस। अब देखिए, हम लोग नॉर्मल पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका अमीबा है, ये आपका अमीबा है, और ये जो है आपका एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि सिंगल सेल से बना है। ये सिंगल सेल से आपका बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो है ये डिवाइड करके ये दो में डिवाइड हो जाता है। ये पहले एक था, अब बीच से डिवाइड होके ये क्या बन गया, ये दो अमीबा बन गया। तो ये इसका क्या हो गया, ये डॉटर अमीबा हो गया, डॉटर सेल हो गया। तो यहां पर इससे क्या हम लोगों को पता चला कि यहां पर रिप्रोडक्शन के लिए, ये यहाँ पे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, दो पेरेंट तो नहीं है। तो यहां पर रिप्रोडक्शन के लिए सेल का डिवाइड होना जरूरी है। ये तो हम लोगों ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के बारे में देख लिया। लेकिन अगर हम लोग हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सच एज आवर सेल्स, सच एज ह्यूमंस, सच एज डॉग्स, कैट्स, ऑल द एनिमल्स, तो उसमें क्या होता है बच्चों, हायर एनिमल्स में भी क्या होता है, या फिर बनियान ट्री की भी अगर हम लोग बात करें, तो उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो है स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, एंड इट अंडरगोज अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिविजन। It undergoes a special kind of cell division which is called meiosis। तो ये रिप्रोडक्शन के दौरान जो आपका सेल डिवीजन होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान जो आपका सेल डिवीजन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मायोसिस कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन इन विच द सेक्स सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिवाइड, ठीक है। तो इसमें जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो आपका सेल डिवीजन होता है, उस सेल डिवीजन को हम लोग कहते हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान जो सेल डिवीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं मायोसिस। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था कि एक नॉर्मल जो सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, उसके अंदर जो है कितना पेयर पाया जाता है क्रोमोसोम का, 23 पेयर पाया जाता है। मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। इस तरीके से ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, चौथा पेयर एंड सो ऑन। और फिर उसमें से जो सबसे लास्ट वाला पेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, या फिर इसको हम लोग एलोसोम्स भी कहते हैं, इसको हम लोग एलोसोम्स भी कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। और यही दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये जो आपका एलोसोम है, इट टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। यही लास्ट वाला पेयर जो है वो रिप्रोडक्शन में आपका हिस्सा लेता है। अब मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि स्पर्म जो होता है, यहां पर मैं बता दूं कि हायर ऑर्गेनिजम्स में जो होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है, इट अंडरगोज अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन व्हिच इज कॉल्ड मायोसिस एंड इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एंड एग्स। क्या प्रोड्यूस करता है, मेल में प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स, और फीमेल में प्रोड्यूस करता है एग्स। मेल में स्पर्म और फीमेल में एग्स प्रोड्यूस करता है। मायोसिस जब होता है तो मेल में स्पर्म बनता है, मायोसिस जब फीमेल में होता है तो उसमें एग्स बनता है। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि ये जो स्पर्म सेल है, ये जो स्पर्म का जो सेल है, इसके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाएगा, हाफ सेट। और इसके अंदर भी कितना पाया जाएगा, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब इसमें भी 23 और इसमें भी 23 पेयर, ठीक है। लेकिन ये जब दोनों का जब फ्यूजन होगा, मतलब मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एग का जब फ्यूजन होगा, तो ये दोनों का जो हाफ हाफ सेट है, ये दोनों जुड़ जाएगा, और फिर ये जो है रिटेन कर लेगा अपना नॉर्मल नंबर, जो कि आपका 46 होगा, या फिर 23 पेयर होगा, या फिर 23 पेयर होगा। एंड इट विल फॉर्म, स्पर्म प्लस एग मिलके क्या बना देगा आपका, ये आपका बना देगा जाइगोट। एंड दिस जाइगोट विल बी हैविंग full set of chromosome. It will be having full set of chromosome, that is normal number, that is 46 और 23 pair. I hope कि आपको यहां तक क्लियर होगा बात।
और देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि सेल्स, नए सेल्स की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड फॉर न्यू सेल्स। तो चारों मैंने आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ा दिया है। तो आप, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसे रब कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात किया है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में, साथ ही साथ जीन्स क्या होता है उसे हम लोगों ने डिटेल में समझा, और उसके साथ साथ अभी हम लोगों ने समझा है आपका, स्टॉप करना अभी क्या, और इसके बाद हम लोगों ने नीड फॉर न्यू सेल्स के बारे में यहाँ पे समझा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई ऐसी चीज लग रही है जिसपे मुझे काम करना चाहिए तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कर सकते हैं, और किस तरीके की वीडियोस मुझे बनानी चाहिए, अपलोड करनी चाहिए, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बने रहे आप लोग मेरे इस चैनल पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग फायदा उठा सकें फ्री एजुकेशन का। सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।